देना चाहते हैं, दे दें? नहीं देंगे? दम नहीं है क्या? माइक दे दें? किसको सुनने जा रहे हैं? डीएसपी जो कभी आज तक सुना नहीं होगा कि कोई डीएसपी आपके बीच में हो और आज जो मौका है उनको सुनना चाहते हैं। अभी दोबारा इनका टाइम मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जाएंगे इनकी ज्वाइनिंग होगी तो इनका टाइम मिलना बहुत मुश्किल है। अब निकाल लेंगे टाइम अलग बात है, लेकिन इनका टाइम पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए आज सुनना चाहते हैं, आधे चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं उनको हम सम्मान के साथ विदा करना चाहते हैं, वो जा सकते हैं। और जो सुनना चाहते हैं वो अपना जोश थोड़ा सा हाई रखें, क्योंकि ये MYM विद्यालय है और ड्रीम कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और जिस गोद में पाला बड़ा है वो एरिया परिवार है, और जिसका जोश हमेशा हाई रहता है, और उसी के नतीजा है कि इतने सारे सफल लोग यहाँ पर होंगे। तो ठीक है, अब लग रहा है कि आप लोग सुनना चाहते हैं। फिर जब तक हम माइक देना दे तालियां बजती रहनी चाहिए आप लोगों को। जबरदस्त जबरदस्त DSP सुनील कुमार। हमारे माता पिता जी, बुजुर्गों, अपने भाइयों बहनों, ये बहुत भाव पल है। बहुत सी बातें मैं सोचता था कि मैं वहाँ जाऊँगा तो क्या बोलूँ। अभी वो चीज़ें जो है भावनाएं में चीज़ें दब जाएंगी। फिर भी आप लोगों के पीछे रहूँगा, समय पे आता रहूँगा, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बताऊँगा। अपना बच्चा घर का बच्चों बन जाए, वो घर भी रहता है, तो आप लोग मतलब गैर ना समझिएगा कि बहुत टाइम आगे चले जाएंगे या मतलब आप लोग आप पीछे ही रहना है। इसी में टीम पले बड़े हैं। तो मैं अपनी चर्चा को 3 चरणों में बांट के प्रस्तुत करना चाहूँगा। सबसे पहले अपने कुछ बचपन की बातें बताऊँगा। मैं ये सब बातें आपको इसलिए बताऊँगा क्योंकि जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, जो अनिश्चितता, जो संदेह आपके मन में हो, मेरे मन में भी था, वो वहाँ लास्ट पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसके मन में जो द्वंद्व चल रहा है, वो द्वंद्व मेरे भी अंदर भी चलता था। दूसरे चर्चा में करूँगा कि जब मैं अपना ग्रेजुएशन वगैरह किया, उसके बाद फिर मैंने कैसे IAS या PCS के बारे में सोचा। फिर तीसरे में ये बताऊँगा कि ये परीक्षा होती कैसी है, इसका नेचर क्या है। अगर कोई यहाँ प्रांगण में बैठा हुआ अपना सपना पालना चाहता है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले मुझे अपना बचपन याद आता है कि बहुत ही साधारण मैं रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत टॉपर व्यक्ति रहा हूँ या बहुत अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा हुई है। गांव के सेंट्रल प्राइमरी विद्यालय में अभी हमारे गुरुजी ने बताया, इन्हीं के सानिध्य में हमने पढ़ा है। फिर उसके बाद वही गांव में 8वीं तक पढ़ाई किया। मैं सर के सानिध्य में कक्षा 9 में आया था, और उसके बाद आज तक हूँ और आजीवन रहूँगा, ये मेरा वचन है। तो जब हम पहली बार मैंने सोचा था, एक बार हमारे कक्षा 3 या 4 में नागरिक क्लास उसमें बहुत विषय होता है, तो उसमें कुछ चर्चा हुआ था कि कोई DM या IAS का चर्चा आया था। तो मैंने सर से पूछा था, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, तो उन्होंने कहा था कि मैंने उनसे पूछा कि ये DM क्या होता है सर, IAS क्या होता है, तो कैसे बनते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा 50 तक पढ़ना पड़ता है उसके लिए। वो बात मन में मेरे दिमाग में बैठ गया। मुझे लगा कि अब ये 50 तक ही पढ़ लेना है। मुझे मैंने उसके बारे में जो उन्होंने अपनी बातें बताई कि इसकी एक पावर होती है। नागरिक क्लास में सारी चीज़ें बताई जाती है कि PM क्या होता है, PM होता है, फिर DM होता है, ये सब चीज़ें बताई। तो मुझे लगा कि ये इसी को कुछ करना चाहिए, वो दिमाग में बैठ गए। उसके बाद फिर नॉर्मल पढ़ाई लिखाई होती रही। 10वीं तक पढ़ना बहुत आसान है, सभी लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं कम से कम 10वीं 12वीं तक तो पढ़ ही लेंगे। लेकिन जो असली स्ट्रगल हमारा होता है पढ़ाई का, करियर का, जीवन का, वो उस दौर में होता है जो कि बहुत ही संक्रमणशील दौर होता है। उसमें हमारी जवानी भी होती है, हमारे परिवार का दायित्व भी होता है, और हम मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, तो उसमें हमारा परिवार इतना बड़ा होता है कि वहाँ पे जल्दी ही कुछ करने की मतलब चाहत होती है कि भाई कुछ जल्दी से कर लिया जाए। तो इसी ऊपर वो मैंने अपना सफ़र शुरू किया था। 10वीं पढ़ने के बाद मैं इलाहाबाद गया, वहाँ पर मैं पढ़ाई लिखाई किया। लेकिन इन सब के बीच जब मैं
अभी आप लोगों के बीच हूँ, लेकिन जब मैं अपना बचपन याद करता हूँ कि आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप लोग कम से कम आपके घर में कोई ये तो नहीं बोलता होगा कि न पढ़ो। मेरा ये था कि मैं इस अशिक्षा के माहौल में शुरू हुआ था कि अभी आपको बताऊँ यकीन नहीं होगा कि मैं पढ़ना स्टार्ट ही किया था तो बहुत से अशिक्षा का ऐसा माहौल था कि उसमें किसी व्यक्ति का दोष नहीं है। अगर मैं यहाँ से बोल दूँ कि इसने ये कहा था वो कहा था, वो उस माहौल में कोई व्यक्ति रहेगा वो कोई भी कहेगा, ये व्यक्ति की बात है, प्रवृत्ति की बात है। तो बहुत हमारे मम्मी को लोग बोलते थे यार शिक्षित है मम्मी, पापा थोड़ा बहुत ज़्यादा 10वीं तक पढ़े लिखे हैं, तो मम्मी को बोलते थे कि तुम्हारा लड़का पगला आ जाएगा, जिस साल से पढ़ रहा है गया। और फिर मम्मी हमारी उसके जतन करती थी कि जैसे कि हम 2 कमरे का मकान था तो उसमें पढ़ते थे, तो कहते थे कि तो भाई हमारे छोटे छोटे जब सम्मान होंगे आए थे, माला पहन के घूम रहे हैं, ये लोग अंताक्षरी खेलते थे। इसलिए खेलते थे कि जो है पढ़ाई बंद करके डिस्टर्ब कर दें, और हम पढ़ रहे हैं तो लाइटें बुझा देते थे। इसलिए नहीं कि ये मतलब ईर्षा है या कुछ और है, इसलिए कि मेरा बच्चा सलामत रहे, चाहे डीएम बने, मजिस्ट्रेट बने, मजदूरी करे, कुछ हो करे। ये मैं बता रहा हूँ कि ये अशिक्षा की प्रवृत्ति है। इस क्षेत्र में जितनी भी सब बातें होती हैं वो अशिक्षा की वजह से होती है। वो किसी व्यक्ति को आप दोष नहीं दे सकते हैं कि फलाने ने कहा, चाची ने कहा, वो उस दौर में उस अशिक्षा के माहौल में कोई भी होगा कहेगा ही कहेगा। तो आज मैं मतलब यहाँ पे खड़े होकर मैं किसी का आलोचना नहीं करना चाहता हूँ कि किसी ने हमको क्या कहा, क्या सुना, हो सकता है उन्हीं की वजह से हम यहाँ तक आए हैं। तो जो कहते हैं लोग बातें कि ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा, पहले मैं भी जब फ्रस्ट्रेट होता था तो मुझे लगता है कि यार चाचा ने ये कह दिया, मौसी ने कह दिया, इसने ये कह दिया, लेकिन यही जो चीज़ है वो हमारे अंदर एपेटाइट पैदा करती है। जब भी मैं दिल्ली से वापस आने का प्रयास करता था कि यार हो गया, कितने साल से नहीं हो रहा है, चले कुछ और करते हैं, तो ये जो एपेटाइट है ना, वो जो लोग बोलते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये ऐसे निकल आएगा, बहुत सी बातें हैं, तो ये जो चीज़ें हैं हमको वापस नहीं आने देती। लगता कि यार जाएंगे फिर वही लोग खड़े रहेंगे, पलक पाले बिछा के आ गए, तो क्या यार नहीं, अंतिम दौर तक लड़ाई लड़ना है अपनी जितनी क्षमता है। बहुत पढ़ ही नहीं पाते थे तो हमने कहा कि सर के पास आए, हमने कहा कि आप चलिए मार्गदर्शन कीजिए। तो सर गए और जो है हमारी मम्मी भी हैं, सर भी हैं, मम्मी को समझाए हमने कि पढ़ने दो, पढ़ने से पागल नहीं होता है आदमी, कुछ बनता है। तो इस तरह से मुझे लगता है बहुत से गार्जियन लोग कुछ कहते, अब तो नहीं कहते होंगे, अब वो तो दौर शायद चला गया है, मतलब सारी तरह इतना क्षेत्र को इतना आगे ले जा रहे हैं तो वो दौर तो शायद चला गया है, लेकिन अभी भी है। बहुत से लोग सोचते होंगे यार ठीक है एक आदमी निकल गया तो क्या होगा भाई, उसकी नसीब रही होगी। लेकिन यकीन मानिए जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया था मुझे अपने नसीब का पता ही नहीं था। अगर मुझे पता होता या किसी व्यक्ति को पता होता तो सीधा रास्ता चलता, लेकिन हम भी तो सभी लोग कितने टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हैं। तो नसीब तो है ही, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमारे जो हाथ में जो हमारे कर्म करने हैं उसको हम ध्यान दें। सबसे पहले जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, अपना कक्षा प्राइमरी में पढ़ रहे हैं या हाई स्कूल में हैं, तो उसमें ईमानदारी से पढ़ें। अब बात करना सोचें कि भाई बाद में क्या होगा, ये होगा, बहुत सी चीज़ें बाद में ऐसा संयोग हो जाता है। जब एक बहुत बड़े प्रसिद्ध विद्वान ने कहा है कि जिस चीज़ को आप पाने की मतलब सच्ची मनसा से अगर कोशिश करते हैं कि मुझे पाना है तो सारी कायनात जुट जाती है कि आपके वो सपने पूरे हुए। तो आप सपना देखिए, जैसे मैं पापा से कभी बात करता था तो पापा कहते थे कि पहली बार मुझे याद है कि जब मैंने कहा कि इलाहाबाद मुझे जाना है तो पापा बोले कि यार देखो आप सब परिस्थिति को जानते हैं कि इतना कहाँ मतलब पैसा रहेगा कि आप ये इलाहाबाद जाके पढ़ेंगे, यहीं जो भी कुछ होगा कर लीजिए। तो अब पापा कहते कि जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ। अब मैं सोचता था कि मन में सोचता था, आज पापा बता कि मैं सोचता था कि पहले पैर फैला लो फिर देखो। तो मैं हमेशा ही रहता पहले मैं तो पैर फैला लेता हूँ फिर देखता हूँ कि चादर कितनी है। अब मुझे आज तक अपनी चादर का लिमिट ही नहीं पता चला कि कितनी चादर है, जितना फैलाता हूँ फैला जाता। हम ये मिडिल क्लास फैमिली है, हमारे पास जीने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक तो पहले पेट भर जाए, उसके बाद हमारे सपने हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं माध्यम कि हम कैसे अपने जीवन व्यतीत करें, आगे कैसे बढ़ें। तो पहले बार तो पेट भर गया तो हर इंसान को सम्मान चाहिए। वो सम्मान कैसे मिलता है, पहले क्या होते थे, राजा होते थे, महाराजा होते थे, तो लोग क्या करते हैं, पैसे इकट्ठा किए और गए, आक्रमण किए, जीत लिए, राजा बन गए। लेकिन अब आ गया है लोकतंत्र, तो लोकतंत्र में क्या है, अब कोई राजा तो बन नहीं सकता। उसके लिए जो संवैधानिक तरीके हैं
उसकी ज़रूरत है। तो वो कैसे होगा? यही होगा, प्रशासन में आप जाइए, वहाँ पे आप जाइए, जिन अभावों से आप गुजरे हैं उन अभावों से लोग जो गुजर रहे हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। अगर किसी पोस्ट पे हैं, किसी पद पे हैं, तो सामाजिक न्याय का प्रयास कीजिए। जो वंचित वर्ग है, महिलाएं हैं और जितने भी हमारे जो वंचित वर्ग के लोग हैं, इनके लिए आप कुछ कर सकें, वो कभी कर पाएंगे जब आप पावर में होंगे। तो प्रशासन का मुझे इसलिए शौक था कि भाई प्रशासन में जाना है। अच्छा, इंजीनियर बनने का भी सर सहयोग मुझे इसी मंच से मिला था। एक संयोग हुआ था, इसी तरह का स्वागत समारोह था। तो पहले मुझे पता नहीं था कि इंजीनियरिंग वगैरह क्या होता है। मैंने तो सोचा था कि तो सिंपल से ग्रेजुएशन कर लेंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय मेरे दिमाग बड़ा सपना रहा था। मुझे तो लगता था कि विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे, लेकिन कोई संयोग ऐसा हुआ कि इसी कार्यक्रम में सर आपको याद ही होगा, इसी कार्यक्रम में इसी तरह जैसे अभी बहुत से हमारे जो छोटे भाई बहनों ने माल्यार्पण किया, इसी तरह मैंने भी माल्यार्पण किया है किसी व्यक्ति का। तो उस समय लगा कि यार इस तरह की जो भौकाल बन रहा है तो कभी बनेगा कि भाई कुछ करें, नहीं कुछ अलग करें कभी। तो जो सामान्य लोग कर रहे हैं, तो अगर उससे हम बेहतर करेंगे तभी तो हमारे लिए होगा समाज में। तो फिर मैंने सोचा कि भाई इस तरह का इंजीनियरिंग वगैरह किया जाए तब कुछ माहौल बनेगा। तो फिर मैंने इंजीनियरिंग का सोचा। फिर इंजीनियरिंग के लिए फिर मैं उसमें बहुत से लोगों ने सहयोग किया। इंजीनियरिंग के लिए फिर मैं कोटा गया, तैयारी किया इंजीनियरिंग करके। फिर लेकिन मेरा ये सपना था, मैंने इसको कभी छोड़ा नहीं भैया, प्रशासन में जाना है, इसमें जाना है। तो मुझे लगता है कि मैंने ये सब बातें आपको बताई, जो चीज़ें मुझे एट द मोमेंट याद आ रही है मैंने बता दिया। वीडियो में आप लोगों को बताता रहूँगा, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें क्रम से याद नहीं आ रही है एक्चुअली हुआ क्या। आप लोग इतना मुस्कुराते हुए चेहरे देख के मैं कुछ चीज़ें भूल गया। तो अब बात करते हैं कि मतलब मेरा ये सफ़र कैसा रहा। ये सफ़र मेरा यूं ही नहीं रहा कि मतलब आज इतना कुछ हो गया है सबके आशीर्वाद से, आप लोग के सब आशीर्वाद से। इसके लिए बहुत ही कड़ी तपस्या हमारे परिवार ने भी किया, हमने भी किया। अब जैसे कि पापा हैं, मुंबई में रहते थे, तो कभी 1 साल 2 साल आते ही नहीं थे। मम्मी है तो मम्मी को हत्या करती थी। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली, हमारे पास कोई मातहत नहीं है कि हमको कोई सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर किसी में पोटेंशियल होगा, अगर कोई बच्चा होनहार दिखेगा, तो उसको सपोर्ट करने वाले कोई ना कोई ऊपर के मालिक के आशीर्वाद से कोई ना कोई मिल ही जाएगा। इसलिए जो छोटे भाई बहन हैं, वो लोग जब सपना देखें तो ये ना सोचे कि हम छोटे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आप प्रांगण देख रहे हैं, ये जो खपरेल है, इसमें हम लोग पढ़ते थे, BL सर वगैरह पढ़ाते थे, श्याम सुंदर पढ़ाते थे। जब पानी बरसता था, ये टपक जाता था। हम लोग जो किताब अभी भी टपकता है, किताब लेके जो है किनारे खड़े रहते थे। और एक बार मैं जो पूरे सफ़र में मैंने एक चीज़ हमेशा सर की नोट की। एक बार गर्मियों का माहौल था, छुट्टी थी, तो सर ने कहा कि यार हम चलो 2 महीने कुछ यूज कर लेते हैं। तो सब लोग को प्लान बना कि हाँ ठीक है यूज करते हैं। तो सर ने अंग्रेजी का क्लास स्टार्ट किया शुरू में। तो एक दिन ऐसे पढ़ाते रहते, बोले कि तुम लोग सब सक्सेस होना चाहते हो? तो सभी लोग बोले कौन नहीं सक्सेस होना चाहता है? सब बोले हाँ 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 सब सक्सेस होना चाहते हैं। तो बोले कि अच्छा हम लोग अब जो है आपको मंत्र देंगे। तो हम लोग बोले कि जल्दी सफल हो जाए। लेकिन सर बोले कि आप लोग कल आइए, कल जो है सक्सेस का मंत्र देंगे। तो और लोगों को मुझे नहीं पता साथियों का कैसे मन में था। मेरे रात भर नींद ही नहीं आया। मुझे लगा कि यार पैसे बस सफलता का मंत्र देंगे और बस हम कल ही सफल हो जाएंगे। तो रात भर हमको नींद नहीं आई। तो सुबह उठे, फिर जब क्लास हुआ से हमको बड़ा उत्सुकता था कि यार आज सफलता का मंत्र मिल ही जाएगा। फिर आए सर, बहुत वेट कराए, तो आए। उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे बोले कि सफलता का मंत्र देते हैं। हम लोग बोले कि इसमें पूछने की बात है, क्या जल्दी लो हटाओ, सफल होना है किसके पास। तो सर बहुत ही मतलब लड़के उसमें इसी वाले जो है क्लास में लिखे, उसमें श्याम पॉइंट में खड़िए से लिखिए कि बहाना करना छोड़ दो, सफलता पा जाओगे। ये तालियां इसलिए बची क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं कि भाई ये मंत्र क्या है। उस समय हमारे दिमाग में नहीं आया। हम कहे यार ये क्या सफलता मंत्र है, बहाना करना छोड़ दो, सफलता पा जाओगे। ये क्या बात हुई? हम लोग से कोई बड़ा चीज वो ऐसा लगा कि मतलब क्या हो गया। लेकिन
यकीन मानिए इसको आप मंत्र बना लीजिए कि बहाने हैं, हर चीज़ के बहाने हैं। जैसे कि हमको कुछ पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो कहेंगे हमारा स्कूल ही नहीं अच्छा है, अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हैं वो उनके पास पैसा है, इलाहाबाद पढ़ते हैं। अब ये देखिए हम भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, हिंदी माध्यम पढ़े हैं, कक्षा 4-5 में पहला रिंगा रिंगा रोज पोयम सुनते थे, 4 लाइन लिखते थे, एक कैसे बनता है पहली बार 5वीं में सीखे थे कि 4 लाइन बनता है। तो इस आप लोग के माहौल से हम भी हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई बाहर से आए। बस ये है कि सर का मूल मंत्र मैंने बनाया कि भाई बहाना नहीं, गरीबी के बहाना या जो कि भाई हमको पढ़ने में नहीं लगता, हमारे स्कूल का टामर है, हमको जो है कोई मतलब बहुत अच्छा फैसिलिटी नहीं मिला है। आप यकीन मानिए जिस दिन फैसिलिटी मिल जाएगी आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। अभी जैसे बहुत से लोग हैं इनके मतलब मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए कुछ सरकारी नौकरी में हैं, कुछ लोग हैं तो क्या करते हैं वो अपने बच्चों को बहुत सुविधा दे दिए हैं, लेकिन उनके अंदर वो एपेटाइट नहीं है जितने एपेटाइट से, जितने स्ट्रगल से उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने प्राप्त किया था। तो यकीन मानिए जो अभाव आपका है इसको ताकत बनाना है कि हमारे पास हम बहाना ना बताएं कि हमके पास गरीबी है, ये है, वो है, सब परिस्थितियाँ हैं, सब चीज़ है, सबके पास है, लेकिन आप कुछ सोच लेंगे कि भाई हमको कुछ करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो यकीन मानिए कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा। और प्रत्यक्ष रूप से तो मैं हुई ना, मैं आप लोग के बीच निकला हूँ, किसी को कोई जरूरत होगी तो मैं तो उपलब्ध ही हूँ ना। तो आप लोग बहाना किसी तरह का नहीं कीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास, और सबसे बड़ी बात की हमारे पास कौवा नहीं है, हमारे पास सेकंड लोग क्लिक पे नहीं करेंगे भैया, हमारे पास तो कोई जानने वाला नहीं है, ऐसा ना सोचिए भाई। ठीक है, उस परीक्षा की तैयारी कीजिए ना जिसमें कौवा नहीं लगता है, जिसमें पैसा नहीं लगता है, जिसमें आप पहुँचे तो बहुत लोग नौकरी लगवा दीजिए, इस तरह का काम कीजिए। उसमें थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है समय लगे, हो सकता है पीछे सफलता न मिले, लेकिन अगर इसकी आप तैयारी करेंगे तो यकीन मानिए एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे। समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, या हमको कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, आप सफल होइए ना होइए, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको अच्छी एजुकेशन देंगे, और जिन अभावों से आप गुजरे हैं वो बच्चों को नहीं गुजरने देंगे। शुरू से हमको पता होता कि हमारे पापा पढ़े तो हमको बताते कि बेटा एनसीईआरटी पढ़ो, या बोलते कि ये वाली मैगजीन पढ़ो। तो अब मैंने ये सोचा कि भाई नहीं होगा तो अपने बच्चों को कम से कम सफल बना देंगे कि हम इस तरह तैयारी कर लिए। तो खैर ये सब चीज़ें रही। अब मैं बताता हूँ परीक्षा के नेचर कि परीक्षा कैसे रहा, मेरा अनुभव कैसे रहा। अभी बीच में उन्होंने 2 प्रश्न पूछा था, एक हमारे साथी ने पूछा था। पहला प्रश्न उनका ये था कि दूसरा प्रश्न की शुरुआत करते हैं। दूसरे प्रश्न का मेरे पास जवाब भी वर्तमान में है कि उन्होंने कहा कि आप किस वजह से असफल हो रहे हैं, जिस दिन मैं सफल हो जाऊंगा आईएएस में उस दिन मुझे पता चलेगा कि भाई मैं किस दिन सफल नहीं हुआ। अच्छा, पहला प्रश्न था कि भैया दिल्ली का है, इलाहाबाद में जाकर तैयारी कर लेते हैं। तो पहली बात है कि इलाहाबाद में वैसे ही फैसिलिटी है, लेकिन क्या है इलाहाबाद का थोड़ा उतना माहौल नहीं है। यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वजह से आप सभी मतलब जानते हैं, मैं आलोचना के स्तर पर नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा नेतागिरी का माहौल है, कोचिंग को स्तर नहीं है। यहाँ पे दिल्ली के नाम पे बच्चों को बदला जाता है। आप यकीन मानिए दिल्ली जितने भी यहाँ पे बहुत सी कोचिंग है उन सबके डायरेक्टरों को मैं पर्सनली जानता हूँ, वो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं क्योंकि इतना साल हो गया मुझे वहाँ पे रहते रहते। तो वो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ ब्रांच खोल देते हैं। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग इलाहाबाद में जाकर तैयारी नहीं कीजिए, इलाहाबाद से जाकर लोग तैयारी करते हैं, सक्सेस होते हैं। मेरा कोई पर्सनल मैटर भी था कि मैं इलाहाबाद से कुछ मैटर था मेरा कि भाई मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, उसलिए भी। और दूसरी बात हमारे साथी लोग थे जो इंजीनियरिंग करने हमारे साथ इंजीनियरिंग किए, वो लोग भी दिल्ली जा रहे थे, तो कहे कि यार तुम भी चलो दिल्ली, तो हम उनके साथ दिल्ली चले गए। और ऐसा कोई विशेष नहीं था कि इलाहाबाद में कसम खा लेंगे इलाहाबाद तैयारी नहीं करेंगे। अगर मुझे मौका मिलता इलाहाबाद तैयारी करने का उसका तो मैं यही रहकर तैयारी करता। और अगर यकीन मानिए सर अगर कल कोचिंग होती है इसकी तो मैं यही तैयारी करूँ बोल देते। मुझे लगता है मैंने उनके दोनों प्रश्नों को जवाब संतुष्टि पूर्वक दे दिया। मैं अपना आगे का अनुभव बताता हूँ। 2014 में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, उसके बाद फिर मुझे याद आया कि अब क्या करना है, तो मुझे याद आया कि 50 तक पढ़ना है। 50 उस समय तक इतना हो गया कि 50 साल नहीं पढ़ना है, सिंपल ग्रेजुएशन करना है, 21 साल की उम्र होनी चाहिए, उसमें 22 साल हो चुकी थी। तो फिर मैं दिल्ली अपना चला गया, वहाँ पे मैंने कोचिंग में एडमिशन लिया और अपना पढ़ाई का स्टार्ट किया। उस समय कोई सीनियर भी नहीं था उसमें, तो मैं ये सोचा था कि भले मेरे कोई सीनियर नहीं है, मैंने एक मूल मंत्र बना दिया कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो किसी भी विषय को बहुत अच्छे से कई साल से पढ़ा रहा है
और एक ही सब्जेक्ट को कई एक क्लास में मतलब एक दिन में 3 क्लास पढ़ाता है, तो उसमें वो मास्टर है, तो उसकी बातों को बड़ा ध्यान से सुनना है। तो सर मैंने उसकी सारी बातों को ध्यान सुना, क्लास में बताएं तो बहुत होता है कि टीचर कुछ बोलते बोलते बोल जाते हैं, तो अपने जीवन के अनुभव को निचोड़ उसमें बताते हैं। तो मैंने उसको साइड से नोट कर लिया कि भाई तो बड़ा हेल्प किया। और फिर इस तरह से करते करते जितने भी टीचर लोग थे मैंने उनसे सबकी बातों का अच्छे से नोट किया और अच्छे से पढ़ाई किया। और पहले के लिए मैं 2015 में मैंने पहले अटेम्प्ट दिया था। हाँ आई सर 2015 में जो है अटेम्प्ट दिया पहला, हिंदी माध्यम था मेरा, और फिर मैं प्री भी निकाला, फिर उसके बाद मेंस भी निकाला और फिर इंटरव्यू तक गया। अच्छा फिर इंटरव्यू जब मैं गया तो इंटरव्यू की तैयारी के दौरान बहुत से मॉक इंटरव्यूज होते हैं, जैसे आप लोग यूट्यूब में देखते होंगे 4-5 ऐसे बूढ़े पूछा टाइप के बैठे रहते हैं, वो इसे पूछते रहते हैं कि आप देखे होंगे, बहुत से लोग देखते होंगे। तो उसमें जो है हमारे मॉक इंटरव्यू सर एक लड़का मिलता है मुझे, वो पढ़ा था यहाँ से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। तो हम मॉक इंटरव्यू कराने पहले बैठा था, तो उनसे परिचय हुआ, तो मैंने कहा कि यार उनका पैकेज लाखों में था, IIM से पढ़े थे। तो मैंने कहा कि यार जो है आप IIM से इतना पढ़े, इतना पैसा रिकॉर्ड इतना कमाते हैं, इतना पैकेज है, आप किसी से प्रशासन में आ रहे हैं, गाँव गाँव घूमना पड़ेगा, तो अगर जो हाँ सरकारी में लाइटें ही नहीं है, बिल लाइटें, बहुत सी समस्या है। तो बोले कि यार मुझे अपनी मिट्टी में रह के लोगों के बीच काम करना है और संतुष्टि देना है, मेरे जीवन की यही सफलता है, ऐसा नहीं मुझे बहुत पैसा कमाना है। तो फिर बोले कि आपका परिचय, तो हम कहे अपना परिचय हम कहते हैं। तो फिर मैंने उनको बड़े गर्व से बताया, पहले उनको मैंने कहा कि आप जो है इतना इलाहाबाद जानते हैं, उन्होंने कहा हमने मनरेगा प्रोजेक्ट किया था, तो मैंने कहा मनरेगा के आसे पास हूँ मैं। फिर अपना परिचय दिया कि भाई मैं जो है वहाँ पे बैठ के मैंने यकीन किया कि सब बातें, ये सब जो टाट में मरैया है ना, ये सब चीज़ मुझे याद है कि इसमें पानी बहता था और इसमें हम लोग पास किताबें नहीं रहती थी। अच्छे जो भी समस्याएं आप वर्तमान में झेल रहे हैं, हो सकता है कि आप आगे बढ़ गए हो, इतनी समस्याएं ना होती हो, लेकिन जिन समस्याओं को मैंने झेला तो वो सब सारी चीज़ें मेरे दिमाग में वहाँ पे याद है। फिर मैंने उनको अपना परिचय दिया और हिंदी माध्यम में समझ के भाई तो हिंदी माध्यम हो और कैसे मतलब इतना कर लिए। तो मैंने कहा कि यार अगर कोई इंसान करना चाहे तो बहुत से रास्ते हैं, ढूंढ ही लेता है। फिर पहली बार जब मैंने इंटरव्यू दिया IAS का, तो उसमें मेरा 15 नंबर नहीं हो पाया, तो फिर मैं बड़ा निराश हुआ। और हल्की उम्र थी मेरी 21-22 साल की, तो उसमें से इतना मतलब नहीं था कि, तो फिर उसके बाद जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था उसके अगले दिन मैंने पापा से कहा पापा मुझे पैसा दीजिए, मुझे टेस्ट सीरीज करना है, क्योंकि उसमें मैं इसका आया नहीं था। तो मैंने कहा कि मुझे दीजिए, मुझे टेस्ट सीरीज करना है। फिर अगले दिन मैं रोया नहीं कि भाई ठीक है अब रो दिए 4-5 दिन, क्योंकि IAS के इंटरव्यू से आना बहुत मतलब अलग बात है। आपका मेडिकल हो जाता है वहाँ पे, सारे आपके दोस्त लोग IAS वगैरह मतलब वहाँ हो जाते हैं, तो उनसे आप उन्हीं के ग्रुप में अपने आप को शामिल कर लेते हैं। उसकी अब तो बस हो ही गया है, उसके बाद फिर जब नहीं होता बड़ी निराशा होती है, फिर करके रहना पड़ता है। फिर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया और अगले दिन से ही, जिस दिन मेरा रिजल्ट नहीं हुआ था, अगले दिन से मैंने क्लासेस वगैरह वो जो टेस्ट था उसको लिखना स्टार्ट कर दिया। मुझे लगा रिजल्ट करना यही है, उसको आप कितना टाइम लगेंगे। तो उसके बाद ये हुआ, उसके बाद मैंने 16 का एग्जाम दिया, तो उसमें मेरा मेंस ही नहीं हुआ। फिर मुझे वहाँ पे कंप्यूटर की मेरा एक ऑप्शन था, वो थोड़ा सा कमज़ोर था, वो उसको अच्छे नहीं कर पा रहा था, तो फिर मैंने अब उसको ऑप्शनल को तो 17 में प्रीलिम्स दिया। तो फिर उसके बाद मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। अब लगा कि यार ये तो लोग पहले प्रीलिम्स नहीं निकलता, फिर मेंस नहीं निकलता, फिर इंटरव्यू नहीं निकलता, अपना तो पहले इंटरव्यू नहीं निकला, फिर मेंस नहीं निकला, अब प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। मतलब 3 स्टेजेस होते हैं, तो लगा पहले ही स्टेज में अब बाहर हो गए। तो हालांकि बड़ी निराशा हुई, लेकिन फिर लगा कि चलो अब करना तो यही है, क्या किया। फिर पहले 18 में, इस समय 15 में बहुत लोगों को मतलब पता चल गया था, मेरा प्रयास था किसी को पता चले, लेकिन पता चल गया था तो बहुत माहौल बन गया था। तो जब मैं 18 के इंटरव्यू जब दे रहा था UPSC का, तो फिर मैंने किसी को बताया नहीं कि अब जब हो जाएगा, तो मैंने सर को भी नहीं बताया, मैंने कहा कि जब हो जाएगा तभी बताया जाएगा। फिर उसी बीच PCS में इसलिए नहीं देता था कि पहले कि यहाँ पे पहले 2 ऑप्शन होते थे, इसका पैटर्न IAS के पैटर्न से थोड़ा डिफरेंट होता था, तो मैं इसको नहीं देता था। फिर लगा कि यार बहुत हो गया, इसको भी दिया जाए। और हमारे दोस्त ने चैलेंज किया कि भाई तुम इतना जाकर हीरो बनते हो, तो यहाँ स्टेट निकाल के छोड़ दो नौकरी। हमने कहा अच्छा सही बात है। तो फिर हमने जो है 2018 का अटेम्प्ट किया UPSC का, तो इसमें आप लोग के जो आशीर्वाद से ATSP का पद प्राप्त हो गया। लेकिन अभी मैं यहाँ मतलब रुका नहीं हूँ कि मतलब हो गया है कि TSP तो बस हो गया, क्योंकि आप प्रशासन के पद सोपान में जितना ऊंचे जाएंगे उतना मैक्सिमम लोगों का, सोसाइटी का आप वेलफेयर कर सकते हैं। जितना छोटे चीज रहेंगे वहाँ पर उतना स्कोप होता नहीं। तो मेरा प्रयास है कि मैं और आगे तक जाऊँ, समाज में, प्रशासन में,
जितने भी लोगों को मैक्सिमम मेरे जीवन का उद्देश्य है, मैं उपयोगितावादी विचारधारा के व्यक्ति हूँ कि अपने जीवन से मैक्सिमम लोगों को सोसाइटी जितना मिल जाए, जितना भला हो जाए वो हो जाए। और मेरी ये सोच रहती है कि जितनी दूसरों को शेयर किया जाए। संकीर्ण मानसिकता नहीं रखनी है। जैसे हम समाज में रहते हैं बहुत लोग संकीर्ण मानसिकता है कि कोई बहुत अच्छा नोट्स बना लिया तो किसी को नहीं देना है, इस तरह नहीं करना है। आप ये सोचिए कि कोई अच्छी चीज़ आप शेयर करेंगे तो कोई आपको भी तो शेयर करेगा। और दूसरी बात, ये जो ज्ञान है किसी की मतलब विरासत नहीं है। अब जैसे कैसे है, अब इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, विद्वान आदमी है, तो अगर ये ऐसे थोड़ी विरासत में किसी को दे देंगे। वो जो मेहनत है, जो विद्वता आती है खुद की मेहनत से आती है, तो इसका प्रयास करना है। और मैं ये अपना अनुभव बता चुका हूँ। अब मैं ये बताऊंगा कि जैसे बहुत से जो बच्चे हैं या बहुत से गार्जियन के मन में होगा कि इसी तरह हमारे बच्चे का भी स्वागत हो या इसी तरह कोई भी व्यक्ति बने, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो एग्जाम है, जो अब IAS का और PCS का दोनों का पैटर्न यूपी में सेम हो गया है। तो IAS के लिए अगर आप यहाँ से कोई तैयारी करना चाहता है तो चाहे दिल्ली रहना चाहे दिल्ली रह सकता है। अभी तो मैं सक्षम नहीं हूँ, लेकिन कभी सक्षम तो होऊंगा ही, तो उसके लिए मुझसे जो भी हो सकेगा तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी बात, कोई यहाँ रहना चाहता है यहाँ भी तैयारी कर सकता है, वो तो बात की बात देखी जाएगी। लेकिन अभी से कोई बच्चा सोच रहा हो अपने मन में मतलब पाल रहा हो ड्रीम, तो ये ना सोचे कि मतलब क्या है यहाँ है हम कैसे वो कर लेंगे, क्योंकि जो सपने हैं उनकी उन्मुक्त उड़ान होती है। जब आप सपने देखिए ना तो उसमें लिमिट ना लगाइए। जैसे आप सो गए, सपना आ गया तो भाई उसको देखिए, खुले आंखों से देखेंगे तो सपना पूरा करने का प्रयास करेंगे। अगर आप सोच लेंगे सपना देख लिए और हमारे पास तो संसाधन ही नहीं है, तो आप संसाधन ही देखते रहेंगे, सपना नहीं देख पाएंगे। पहले सपना देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं कहता हूँ भाई ज़्यादातर जो पहले फला लीजिए, फिर देखिए कितना लिमिट है। अपनी लिमिट को आप डिफाइन नहीं कर सकते। हम सब में यहाँ जो बच्चा, जो छोटा बच्चा है, मेरी बातों को भले नहीं समझ पा रहा, वो अबोध हो, लेकिन उसके अंदर भी पोटेंशियल है। अभी जो हमारे यहाँ जो साथ में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, कुछ लोग टीचर में हैं, कुछ लोग रेलवे में हैं, मैं इनसे एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप यहीं रुकिए नहीं। अभी आप अपने जो मंजिल है उसको थोड़ा बड़ा बनाइए। आप यहाँ रहते हुए समाज में सबसे जो बड़ा फिगर होता है वो टीचर का ही होता है। जितने भी प्रोफेसर हैं सब टीचर पे डिपेंड है। कोई इंजीनियर बनेगा तो कोई भी टीचर ही पढ़ाएगा, कोई प्रोफेसर बनना है उसको टीचर जो है एक नोबल प्रोफेसर है, सभी सबसे प्रोफेसर से अच्छा प्रोफेसर। लेकिन यहाँ रह के भी आप वर्तमान में रहते हुए भी आगे पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके लिए अगर मेरी कोई गाइडेंस मुझे कोई अगर मैं लगे कि हाँ मेरी कोई सहायता तो मैं बता रहा था कि 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। पहले बात क्या है कि जो भी तैयारी करना स्टार्ट करे तो ये ना सोचे कि हम अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं है। अभी जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं, जैसे कोई 10वीं कर रहा है, कोई 12वीं कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए। क्या नहीं सोचिए कि हमको भैया ये से किताब देता हूँ, हम अभी पढ़ने स्टार्ट करते हैं, नहीं। जब आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में भी यही सब आपके प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपने जो है उसमें क्या है। अब जैसे बाबर आया है, अकबर आया है, वो 10वीं में आया है, 20वीं में आया है, IAS में भी आया है, तो वो सब चीज़ें विस्तार से पढ़ने के मात्र है। बस बाकी सिलेबस वगैरह तो आप जब पढ़ेंगे करेंगे तो पता चल जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि अभी जो वर्तमान में आप कर रहे हैं उसको कीजिए अच्छे से, और उसके बाद जब क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन कर लीजिए। अब क्या है कि बहुत से लोग सब चाहते हैं कि हमको बड़ी से नौकरी लग जाए। अपनी परिस्थिति के अनुसार देख लीजिए कि भाई हमको मतलब कितना इसमें, क्योंकि इसमें अनिश्चितता है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, अनिश्चितता इसमें बहुत ज़्यादा है। तो जब भी इसमें आइए तो ये सोच रहे हैं कि इसमें से अगर आग आप आ गए ना तो इसमें तब बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। जिस दिन आपने तैयारी करना चालू को बता दिया ना तो आपको तुरंत ही ताना मारना स्टार्ट करेंगे, DM साहब जा रहे हैं, DM साहब जा रहे हैं, और चलो साथ में चलो इसको फील करेंगे ना, तो आप ये सब चीज़ों को फील करेंगे तो आप इंसान, महात्मा बुद्ध ने कहा है, गांधी जी ने कहा है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा बन जाता है, और इंसान अपने जो विचारों का उत्पाद है। आप जैसे सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। कोई अगर सोचेगा कि मतलब मुझे DM बनना है, 4 लोग बोल रहे हैं तो उसी तरह के चलेगा कि भैया हम भी DM है, तो उनको पॉजिटिव में मिलेगी। तो मुझे लगता है कि मैंने मतलब काफ़ी बातें आप लोगों को बोल दी है, और मैं तो आप लोग के पीछे ही हूँ। जब भी समय मुझे मिलेगा या आप लोग अपना समय निकाल के मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और समय का अभाव है, सर भी बोलेंगे।
और एक बात और ध्यान रखिएगा कि मैं मात्र सोनल फाइनल मात्र हूँ। जैसे बहुत से लोग सिलेक्शन हुआ तो सर की शिकायत थी कि भाई जो है बहुत से लोग जो है विश करना चाहते हैं या आपसे पूछना चाहते हैं, तो मैंने कहा हमसे काहे पूछ रहे हैं, मैं तो सोनल फाइनल मात्र हूँ ना भाई। मुझे सूर्य की रोशनी मिली कि मैं चार्ज हो गया। मूल स्रोत जो सूरज है उसके पास लोग जाए, उससे आप लोग जो सूरज है यहाँ के इस क्षेत्र के जो सूरज है उनकी बातों को उनके गाइडेंस को ध्यान दीजिए और जो बताए उन बातों को फॉलो कीजिए। ये हमारे क्षेत्र में शिक्षा का ऐसा दीपक जला रहे हैं, ये आगे आने वाली पीढ़ियाँ बहुत बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन है आपके देश के लिए शब्दों के साथ